हेलो बच्चों, कैसे हो सारे के सारे। आई होप आप सारे परफेक्ट हो, फाइन हो। सो गाइज, आज की क्लास में अगेन हम लोग एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस का एक यूनिवर्सिटी का लेटेस्ट पेपर डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। डिटेल में सॉल्व करने का मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम सब कुछ, एवरीथिंग वी विल बी गोइंग टू फिनिश इन दिस पेपर। वैसे भी डीएससी 2020, डीएससी 2019, ISI 2019, इसमें आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हमारे बढ़ाए, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे, आप लोगों ने काफ़ी उन वीडियोस को सराहा, उसके थ्रू काफ़ी बच्चों के पेपर्स में थोड़ी हेल्प भी हुई। उन 3 वीडियोस को देखने के बाद काफ़ी बच्चों ने बाकी पास्ट ईयर्स के पेपर की भी डिमांड की, एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के लिए हमारी कोचिंग ज्वाइन की, बहुत कुछ अच्छा हुआ, टचवुड। ओके, सो नाउ आज की क्लास में हम एक लेटेस्ट पेपर एक यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने लेटेस्टली बेसिकली एमए इकोनॉमिक्स कोर्स अपनी यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस किया है, IIT जैम। ठीक है, ऑब्वियसली IIT इज अ ब्रांड गाइज, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड जो इन्होंने पेपर लिया 2021 में, उस पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा था। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि जो यूनिवर्सिटीज़ बहुत पुरानी है उन्हीं में जाना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ अगेन दी ब्रांड एंड यू कैन थिंक ऑफ इट कि IIT में हम लोग क्रैक करें और वहाँ से मास्टर्स परस्यू करें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दी solutions of the entrance examination of IIT JAM 2021। ठीक है, आई होप सबके पास पेपर हो या ना हो वो बात की बात है, बट मैंने यहाँ पे PDF एक डाउनलोड करी हुई है। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है और एंट्रेंस की कोचिंग भी अगर आप ले रहे हैं काफ़ी हद तक, तो आपको पेपर अच्छे से समझ में आएगा। पढ़ने का मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर दिमाग में भी होनी चाहिए, सब कुछ अच्छे से दिमाग में बैठे होना चाहिए। ऑल दी फॉर्मुलेज ऑफ प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशंस, मैथमेटिक्स, एवरीथिंग। ठीक है, सब कुछ होना चाहिए, तभी मजा आएगा पेपर। ठीक है, पेपर शुरू कराने से पहले एक बात क्लियर कर दूं, मैं सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन करूंगा, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज नॉट माय फॉर्टे। ठीक है, सो टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व द मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पार्ट ऑफ द IIT JAM 2021 एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो क्या शुरू किया जाए? यस, चलो गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1-2-3 क्वेश्चन तो आप लोगों के इकोनॉमिक्स के ही हैं, सो डुएबल है, कोई इशू नहीं है। आई एम रीडिंग दी क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू। कह रहे हैं लेट x1 x2 xn बी दी रियलाइजेशन ऑफ द रैंडमली ड्रॉन सैंपल ऑफ साइज n with sample mean x bar and certain k be a real number other than x bar. Let s1 s2 be the sum of squared of deviation defined as, एक sum of square of deviation from mean है, एक sum of square of deviation from k है, some assumed number जिसको assume mean भी बोलते हैं। Which of the following option hold? What is the relation between s1 and s2? मैं थोड़ा सा बोर्ड पे डिटेल में सॉल्व करते हुए आपको बताऊंगा ये वाला सवाल, जरा ध्यान से देखिए। थर्ड क्वेश्चन है गाइस, x1 x2 x3 डॉट 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 टिल xn। ऑब्वियसली आपने n ऑब्जर्वेशंस उठाई हैं। x bar is not equal to k, it is given in the question, and we have sum of square of deviation from arithmetic mean and sum of square of deviation from k। ठीक है, इन्होंने इसका नाम S1 दिया है और इसका नाम इन्होंने S2 दिया है। ठीक है बच्चों, नाउ गाइस आप सबको एक छोटी सी प्रॉपर्टी अगर याद हो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में, अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन के कॉरस्पॉन्डिंग एक सबसे पहली प्रॉपर्टी, जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं ना मास्टर्स, उन सबको मैंने जब भी मैं स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ाता हूं तो पहली प्रॉपर्टी यही लिखवाता हूं, सम ऑफ स्क्वायर्ड ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। Arithmetic mean is always least। ठीक है, always least मतलब ये जो होता है ना, ये sum of square of deviation अगर मीन से निकलेगा तो ये लीस्ट आएगा, यानी मिनिमम आएगा। That means अगर ये सबसे छोटा आएगा, मतलब आप sum of square of deviation अदर देन x बार निकालेंगे, k1 k2 कहीं से भी निकालेंगे, तो s1 s2 से छोटा आएगा। ठीक है गाइस, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज लीस्ट, दैट्स अ प्रॉपर्टी, आई होप यू गाइस नो। एक और प्रॉपर्टी होती है, हो सकता है अगली बार के IIT JAM में ये सवाल पूछ ले, ठीक है, कुछ ऐसे घुमा फिरा के। एक और प्रॉपर्टी ये भी होती है कि सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम एंड सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज मिनिमम। तो दीज टू प्रॉपर्टी शुड रिमेंबर, ये अभी हमने पढ़ी गाइस, ठीक है, और ये आप लोगों के लिए एक नई प्रॉपर्टी है।
नहीं किया अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। सो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि S1 S2 से छोटा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, प्लीज जरा ध्यान से देखिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी। एक सेकेंड, सी इज द ऑप्शन, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके गाइस, थर्ड क्वेश्चन के बाद नाउ वी आर मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा जनरल टाइप सवाल है, मतलब यू ऑल पीपल कैन डू इट, देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच। थोड़ा छोटा कर लें, इतना ठीक है। ओके कह रहे हैं यू हैव अ बजट ऑफ ₹4,000 एंड वुड लाइक टू परचेज LPG सिलेंडर फ्रॉम द लोकल सेलर हु चार्ज ₹50 per cylinder. The seller has a subsidy scheme by which if you can return the empty cylinder purchased from him, you will get a refund of ₹20 per cylinder. You cannot borrow money from anyone. The maximum number of cylinder you can purchase. बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। वैसे तो मेरा मन नहीं था ये कराने का, बट मैंने कहा चलो करा ही देते, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद टोटल अमाउंट कितना पड़ा है, 4th है ना क्वेश्चन, 4,000, ठीक है। प्राइस पर सिलेंडर कितना है, 50, ठीक है। ओके और क्या नाम है, एक्सचेंज प्राइस कितना है, बेसिकली रिफंड प्राइस कितना है। अगर मैं बात कर लूं रिफंड कितने का मिलेगा मुझे, रिफंड गाइस मुझे मिलेगा 20 का, ठीक है। 20 का या 30 का चेक कर लूं, रिफंड मिलेगा 20 पर सिलेंडर। ओके बच्चों बहुत जनरल क्वेश्चन है, अगर कोई भी ये सवाल देख रहा हो जो इकोनॉमिक्स का इंटरेस्ट ना दे रहा हो उसे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। सो सबसे पहले कितने मैक्सिमम सिलेंडर देन वो बंदा बाय कर सकता है, ठीक है। सो अगर वो बंदा फर्स्ट सिलेंडर बाय करता है, फर्स्ट सिलेंडर अगर वो बाय करता है तो ओके कितने का बाय करेगा, एट ₹50, ठीक है। अमाउंट लेफ्ट कितना हो जाएगा उसके पास, कितना पैसा बच जाएगा उसके पास, 3950 बच जाए। 4,000 में से ₹50 का सिलेंडर खरीद लिया तो 3950। अब मैं अगर सेकंड सिलेंडर वो बंदा खरीदना चाहता है तो सेकंड सिलेंडर के लिए उसके पहले से एक सिलेंडर पड़ा हुआ है, सेकंड सिलेंडर खरीदने जा रहा है तो पहला सिलेंडर उसका पड़ा हुआ खाली हो गया, फिर दूसरा खरीदने अगर वो जा रहा है तो पहला वाला वो भेज देगा किसको, भाई कहेगा मेरे पास पहला सिलेंडर पड़ा है ये वापस ले लो, ₹20 का रिफंड हो जाएगा, तो मुझे ₹30 पे करने पड़ेंगे। तो सेकंड सिलेंडर का जो प्राइस होगा एट ₹30 होगा, बोलो सिंपल है। अच्छा अब सेकंड के ऑनवर्ड जितने भी वो सिलेंडर बाय करेगा, सपोज करो अगर मैं बात करता हूं कि उसके बाद अब इतना अमाउंट है, अगर वो थर्ड सिलेंडर बाय करने जाता है तो ऑब्वियसली थर्ड सिलेंडर बाय करने पे वो सेकंड सिलेंडर एक्सचेंज करेगा तब भी उसे 30 का पड़ेगा। सो नाउ अब जितने भी सिलेंडर उसको पड़ेंगे फर्स्ट सिलेंडर के ऑनवर्ड्स वो सारे ₹30 के पड़ेंगे। तो ₹30 के अगर जो सिलेंडर बाकी सारे पड़ेंगे और उसके पास इतने पैसे पड़े हुए तो कितने नंबर ऑफ सिलेंडर उसके पास आ जाएंगे, फर्स्ट सिलेंडर ऑनवर्ड्स बता रहा हूँ, पहला तो ₹50 का पड़ेगा, फर्स्ट के बाद जितने भी सिलेंडर पड़ेंगे वो ₹30 के पड़ेंगे उसको। तो 3950 डिवाइड बाय 30 ये हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो नॉर्मली डिवाइड अगर कर लो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 131 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 131 पॉइंट समथिंग तो नहीं खरीद सकता तो 131 ही खरीदेगा। सो मतलब फर्स्ट सिलेंडर ऑनवर्ड्स वो कितने मैक्सिमम सिलेंडर खरीद सकता है, 131। तो फर्स्ट सिलेंडर भी तो उसने खरीदा है ना, सो ओवरऑल सिलेंडर उसके पास कितने आ गए मैक्सिमम, 132, इससे ज्यादा नहीं खरीद पाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर एंड दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। सो अगर मैं जाऊं 132 है कोई ऑप्शन, ये रहा 132 इज द ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स 7th 8th क्वेश्चन कह रहा द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस एंड दैट इज व्हाट, होमोजीनियस एंड एग्जैक्ट, नीदर सेपरेबल नॉर एग्जैक्ट, exact and not homogeneous, homogeneous and exact. You can see homogeneous और exact कुछ इस तरीके की कहानी चल रही है, वेरिएबल सेपरेबल भी आया है। मैं सवाल लिख लेता हूँ एक बार आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 3x² y + y³ और x³ + 3xy², ठीक है। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पेज गाइस।
सवाल नंबर कौन सा है? 8। ठीक है, सवाल नंबर है बच्चों 8। सो 8th में 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y प्लस y क्यूब dx प्लस x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले इसने हमसे बात की क्या ये होमोजीनियस है या नहीं है। पहले होमोजीनिटी चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, वैसे तो मैं बताऊं, मुझे पता है काफी बच्चों को होमोजीनियस और लैम्डा वाली प्रॉपर्टी आती है, बट अगर जनरली देखो तो सब में पावर 2 और 1 3 1 और 2 3, सो यू कैन डायरेक्टली से दैट दिस इज होमोजीनियस। देखो बच्चों, जब बात आती है सब्जेक्टिव तरीके से सवालों को सॉल्व करने की, तो वो आप लोग ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हैं, बट अभी हमें यहाँ जल्द से जल्द सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। सो इफ आई कैन सी द इंडिविजुअल टर्म्स, द पावर इज सेम 3 3 3। आई नो बेस सेम पावर ऐड नहीं कर सकते, मुझे पता है, आई नो दैट, बट फॉर द होमोजीनियस अगर आप चाहो तो y को vx डालोगे तो vx कट जाएगा सब जगह, जो 12th में आप लोग करते थे। ठीक है, मैं एग्जैक्ट का मतलब बताता हूँ। होमोजीनियस एग्जैक्ट क्या होती है, जरा ध्यान से सुनो बेटा। आप लोगों के पास अगर आप सबको एक ये नॉर्मल टोटल डिफरेंशियल वाला फॉर्मूला पता हो, इफ यू रिमेंबर दिस, ठीक है, टोटल डिफरेंशियल। काफी बच्चों ने एग्जैक्ट होमोजीनियस वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ा होगा, बिकॉज उन्होंने जनरल इलेक्टिव में अलग से डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत डिटेल में स्टडी नहीं किया होगा। तो जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाला कंसेप्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। ठीक है, आप लोगों के पास जब भी ऐसे होमोजीनियस इक्वेशन होगी बराबर में 0 होगा, आप लोगों के पास पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे, एंड डेल बाय डेल वाई ऑफ डेल जेड बाय डेल एक्स, अगर डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल जेड बाय डेल वाई आता है तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस इज एग्जैक्ट। ठीक है बेटा, अगर कुछ बच्चे थोड़ा सा सोच पा रहे हो तो दिस इज नथिंग बट यंग्स थ्योरम ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, इफ यू नो दैट, है ना। यंग्स थ्योरम है ना पार्शियल डेरिवेटिव की, हो जाएगा आराम से। सो इफ आई कंसिडर दिस एज, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लूं, डेल बाय डेल वाई ऑफ डेल जेड बाय डेल एक्स, 3x स्क्वायर y प्लस वाई क्यूब, पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली व्हेन इट बी RHS, डेल बाय डेल एक्स ऑफ दिस डेल जेड बाय डेल वाई, एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। Now you can see both the equations are equal. Young's theorem is holding. That means this homogeneous is exact. I hope सारे के सारे बच्चों को ये वाला पार्ट I hope समझ में आया हो। ठीक है, ओके, ठीक है। सो क्या हम टिक कर सकते हैं इसको? एग्जैक्ट एंड होमोजीनियस, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पे। ओके गाइस, सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बच्चों ये अगर आपने सीक्वेंस सीरीज थोड़ा डिटेल में पढ़ा है तो माइट बी यू नो दिस, इफ एन इज बाउंडेड सीक्वेंस देन इट इज कन्वर्ज। गाइस इसकी वाइसा वर्सा स्टेटमेंट ट्रू होती है, उसमें भी कंडीशन लगती है अपर बाउंड और लोअर बाउंड की, सुप्रीमम और इन्फीमम की, कि कन्वर्जेंट होता है तो सीक्वेंस बाउंडेड बन सकती है, अदरवाइज बाउंडेड सीक्वेंस डज नॉट नेसेसरली बी ऑलवेज कन्वर्ज। सिमिलरली इधर भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस देन इट इज मोनोटोनिक, ये भी वाइसा वर्सा ट्रू होता है, मोनोटोनिक होती है, बाउंडेड होती है, तो उसके बाद उसे कन्वर्ज सीक्वेंस कहा जाता है, अदरवाइज नहीं। अगला, an is a converge sequence and converge to 0 then the series is converged. No, this is again, अगर किस बच्चे ने मुझसे पढ़ा हो, ये हमारा एक वीक केस होता था जिसमें जब सीक्वेंस कन्वर्ज होती थी तो सीरीज मे और मे नॉट बी कन्वर्ज। ठीक है, ओके, कन्वर्ज टू 0 बेसिकली होती थी जब वो। द डी ऑप्शन इज क्वाइट बेसिकली थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि समझने वाला है और आसान है। कह रहा है इफ सीरीज इज कन्वर्ज देन सीक्वेंस एन इज कन्वर्ज टू एंड कन्वर्ज टू 0। अगर टोटल कन्वर्ज आ रहा है, अगर टोटल कन्वर्ज आ रहा है तो लास्ट टर्म तो कन्वर्ज ही होगी, लास्ट टर्म तो फाइनाइट ही होगी, और टोटल कन्वर्ज तब आता है जब धीरे 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 वैल्यू छोटी होती जाती है। छोटी होने का मतलब है अप्रोचेस टू 0 जाती जाती है। सो डी ऑप्शन इज द मोस्ट प्रोमिसेबल ऑप्शन, कॉरेस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज रिवाइज करना पड़ेगा थोड़ा सा, मोनोटोनिक, सुप्रीमम, इन्फीमम, ये सब आपको अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, देन द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। ठीक है, ओके।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं लेट दिस एंड दैट डिनोट द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड नॉर्म एंड इनर प्रोडक्ट, ठीक है। इफ u and v belongs to r cube such that magnitude of v और u 2 है और एंगल बिटवीन u and v इतना है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ u माइनस v बताओ, u प्लस v बताओ, u डॉट v बताओ, इस तरीके से चीजें मांगी गई आपसे, ठीक है। सो पहले u माइनस v और u प्लस v पे पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद डॉट वाले पे भी चले जाएंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, चलते हैं बोर्ड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है गाइस? क्वेश्चन नंबर है बच्चों 10, ठीक है। 10 में u और v 2 हैं और एंगल π/3 है, ठीक है। u और v 2 हैं, ठीक है, और जो मेरे पास एंगल है थीटा वो π/3 है, ठीक है। एंगल π/3 है। जरा ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे क्या बोल रहा है इसमें। ओके, पहले एंगल से आप डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। कॉस थीटा क्या होता है? u डॉट v मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v। कॉस π/3 गाइस, u मतलब ऑब्वियसली पूरे मॉड लगा होता है, u डॉट v 2 2 4, cos 60, cos 180/3 60, cos 60 is 1/2 u डॉट v 4, क्या आ गया? u डॉट v 2 आ गया, ठीक है। सो u डॉट v एक ऑप्शन 2√3 है, वो तो नेग्लेक्ट हो गया। अब u माइनस v का मैग्नीट्यूड और u प्लस v का मैग्नीट्यूड मांगा है। सो लेट्स u प्लस v के मैग्नीट्यूड से शुरुआत करते हैं। जब भी किस प्लस या माइनस में मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो हमारी शुरुआत हमेशा स्क्वायर से होती है बच्चों, इफ यू रिमेंबर। सो लेट्स डू दिस एज स्क्वायर। u डॉट v बच्चों, u डॉट v v डॉट u v डॉट v, this is magnitude of u का square, this is 2u dot v, this is magnitude of v का square। बच्चों इसकी वैल्यू 2 है, u डॉट v भी 2 है और ये भी 2 है। 2 दूनी 4, 4 और 4 12, मैग्नीट्यूड ऑफ u प्लस v आ रहा है मेरे पास 2√3। क्या 2√3 है कोई u प्लस v का ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया आपको, ठीक है जी। अब हम इसके बाद बढ़ते हैं आगे। इकोनॉमिक्स, वैसे ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स रिलेटेड है बट आप लोग कर सकते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, आपने इकोनॉमिक्स में भी किए होंगे ऐसे सवाल, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और लिटिल बिट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यू कैन से दैट, ठीक है। कह रहा है let alpha 1 and alpha 2 had be the two independent unbiased estimator of the parameter alpha with a standard error sigma 1 and sigma 2. Oh my god, अच्छा, with sigma 1 is not equal to sigma 2. The linear combination of alpha 1 hat and alpha 2 hat that yield an unbiased estimator of alpha with minimum variance is this. So linear combination find करना है minimum variance को minimize करके, जो भी इनका linear combination बनेगा। ये सवाल इस टाइप का आपने आई होप ग्रेजुएशन में कराओ, और अगर नहीं तो करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिएगा सारे के सारे। अल्फा 1 हैट एंड अल्फा 2 हैट आर दी एस्टिमेटर ऑफ अल्फा, ठीक है, एंड बोथ आर दी अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ अल्फा, ठीक है। अल्फा 1 हैट और अल्फा 2 हैट का स्टैंडर्ड एरर मतलब उनका स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ अल्फा 1 हैट इज सिग्मा 1 हैट है सिग्मा 1, और कुछ बच्चों को लगा सिग्मा 1/√n होता है। भाई क्वेश्चन में बोल दिया है वो सिग्मा 1 है, तो प्लीज अपने आप लोग कुछ मत सोचो कि इन्होंने गलत सवाल तो नहीं बना दिया, नहीं, उन्होंने तुम्हें कंफ्यूज किया और तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। दिस इज सिग्मा 2, ठीक है। लेट y be the linear combination of alpha 1 hat and alpha 2 hat, ठीक है। सो y को ऐसे लिख सकते हैं
C1 alpha 1 hat plus C2 alpha 2 hat, लीनियर कॉम्बिनेशन कह रहे हैं द लीनियर कॉम्बिनेशन दैट यील्ड एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ अल्फा विद मिनिमम वेरिएंस। मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर बनेगा अल्फा का। तो मतलब y भी अगर इसका वो है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y अल्फा लिया। सो एक्सपेक्टेशन अगर मैं बोथ साइड लूं ठीक है, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, C1 प्लस C2। ठीक है, तो एक कंडीशन C1 प्लस C2 1 आ गई हमारे पास। उसके बाद बोल रहा है वेरिएंस को मिनिमाइज करना है आपको और फिर निकालना है लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा। गाइस इफ आई फाइंड द वेरिएंस ऑफ y देन दैट वुड बी C1 स्क्वायर अल्फा 1 हैट स्क्वायर, सॉरी दैट्स अ मिस्टेक, अ बिग मिस्टेक आई डिड। ठीक है, वेरिएंस ऑफ y इज नथिंग बट C1 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ अल्फा 1 हैट प्लस C2 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ अल्फा 2 हैट। ठीक है, सो C1 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ अल्फा 1 हैट कितना है, गिवन है सिग्मा 1 स्क्वायर और ये है मेरे पास सिग्मा 2 स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं। C1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया वेरिएंस स्क्वायर बच्चों। उसके बाद वी हैव द कंडीशन दैट C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 1। सो इन प्लेस ऑफ C1 मैं C1 ही लिख रहा हूं, C2 की जगह मैंने 1 माइनस C1 का स्क्वायर लगा दिया। नाउ वी नीड टू मिनिमाइज दिस वेरिएंस, सो व्हाट वी शुड डू, वी डू द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू C1। ठीक है, सो दैट इज 2C1 सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 1 माइनस C1 सिग्मा 2 स्क्वायर। ठीक है, लेट्स इक्वेट दिस इक्वल टू 0, then what I am having 2C1 sigma 1 square is equal to twice of 1 minus C1 sigma 2 square। 2 से 2 कट गया। ठीक है, काट देना, कोई इशू नहीं है। C1 sigma 1 square sigma 2 square माइनस C1 sigma 2 square, तो C1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों sigma 2 square अपॉन sigma 1 square प्लस sigma 2 square। सिमिलरली C2 1 माइनस C1 था, पुट करोगे C1 की वैल्यू तो ओवरऑल कैलकुलेशन ये आ जाएगी। ठीक है, दे आर आस्किंग फॉर द मिनिमम वेरिएंस। ठीक है, आप लोगों के पास जो भी बेसिकली इन्होंने बोला है कि जो भी द लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब आपका क्या था, y इक्वल टू C1 अल्फा 1 हैट प्लस C2 अल्फा 2 हैट। सो C1 की वैल्यू कितनी आई है बेटा, सिग्मा 2 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अल्फा 1 हैट और इसकी वैल्यू क्या आई है, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अल्फा 2 हैट। ठीक है, सो दिस इज द आंसर, दैट वुड बी ऑप्शन नंबर डी। ओ आई एम सॉरी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप सबको ये अच्छे से क्लियर हो गया। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 आप सब लोगों के लिए 15 नंबर क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन। एंड अगर आप लोगों ने टाइप 1 और टाइप 2 एरर का वीडियो आपको आता है, टाइप 1 टाइप 2 एरर, देन इट इज वेरी वेरी गुड। अगर नहीं आता तो मेरा यूट्यूब चैनल पे RSG क्लासेस पे आप लोगों को टाइप 1 टाइप 2 एरर का वीडियो मिलेगा, बहुत ही डिटेल सोल्यूशन। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, ओके। सो अगर आपको टाइप 1 टाइप 2 एरर का कंसेप्ट नहीं पता तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज इस वाले सवाल को आप लोग ना देखें, आप पहले वो वीडियो देखें, इसके बाद इस सवाल पे मूव करें। ठीक है, 15 में लेट x be the uniformly distributed random variable in 0b if critical region for testing the null hypothesis is this, against the alternative hypothesis is this, where x is the value of the single draw of random variable x, probability of type 1 error। So let me write the question for you। क्वेश्चन नंबर है 15, देखिएगा गाइज, x यूनिफॉर्म फॉलो कर रहा है 0, b। ठीक है, नल हाइपोथेसिस है b इज इक्वल टू 2 और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है b इज नॉट इक्वल टू 2। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के कॉरस्पॉन्डिंग ये टर्म दे रखी है, मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तब ट्रू होगा
जब रैंडम वेरिएबल जो भी तुम x उठाओगे सिंगल वेरिएबल उसकी वैल्यू 0.1 से छोटी होगी या 0.9 से बड़ी होगी, तो HA तब ट्रू होगा, तो H0 कब ट्रू होगा, जब x की वैल्यू 0.1 से 0.9 के बीच में होगी। बहुत ही सरल वाली बात है। दे आर आस्किंग फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, मतलब अल्फा, मतलब reject H0 when it is true। ठीक है, H0 रिजेक्ट कब होगा, जब HA ट्रू होगा, मतलब x is less than 0.1 given that when it is true, मतलब H0 is true, मतलब B ट्रू होगा, प्लस H0 और कब रिजेक्ट हो जाता है, जब x 0.9 से बड़ा हो, given that B is 2, so B 2 डाल के X यूनिफॉर्म फॉलो करेगा, PDF क्या हो जाएगा 1/2, वेरी सिंपल। सो दिस वुड बी इंटीग्रेशन 0 से 0.1 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 0.9 से 2 1/2 dx। 1/2 बाहर ले लो, 1 का इंटीग्रेशन x 0 से 0.1, 1/2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ x 0.9 से 2। फाइनली 0.1 डाल दो, 2 माइनस 0.9 डिवाइड बाई 2 0.05, ये भी 0.1/2 0.05 0.10 इज द आंसर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर हो गया आप लोग। ठीक है, ओके 15 के बाद मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 इज अ गुड क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। कह रहे हैं let x be the uniformly distributed random variable a b, the values of the independent sample drawn from the size 5, मतलब 5 सैंपल उठाएं, these are the values, a hat b hat denotes the MLE estimates for the parameter a b, then find this। सब बच्चों ने ना मैक्सिमम, देखो MLE जब पढ़ते हो ना तो सबसे अच्छा MLE यूनिफॉर्म का होता है, अगर आप सबको थोड़ा सा भी याद हो तो, क्योंकि यूनिफॉर्म में डेरिवेटिव से MLE नहीं निकलता, वो मैक्सिमम ऑफ xi वाला कंसेप्ट यूज होता है। अगर जो बच्चों ने मुझसे MLE पढ़ा हो या आप लोगों ने खुद पढ़ा हो या कहीं और पढ़ रहे हो तो उन्होंने आपको जरूर पढ़ाया होगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से लिख रहा हूं सवाल। x फॉलो यूनिफॉर्म ए बी, ठीक है, ए बी एंड 5 ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने, 5 सैंपल आपने सेलेक्ट किए हैं। पहले तो अगर इसका लाइक्लीहुड फंक्शन निकालना हो MLE के लिए, वो क्या होगा, पाई i की रेंज 1 से n 1 अपॉन b माइनस ए, यानी 1 अपॉन b माइनस ए को n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये बच जाएगा। दिस इज द लाइक्लीहुड फंक्शन। सो और लाइक्लीहुड फंक्शन को थोड़ा तमीज से लिखने का तरीका ये है जो मैं लिख रहा हूं, देखिएगा 1 अपॉन b माइनस n वेयर b इज नथिंग बट ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ xi, मतलब जितने भी सैंपल आपने उठाए उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू b उससे बड़ा होगा, एंड a इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ xi। ठीक है, ये दोनों चीजें इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग अगर करेगी, अदरवाइज 0। ठीक है, आई लेट यू नो व्हाट इज दिस प्रोसेस, अगर कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा तो। गाइस बेसिकली क्या है, यूनिफॉर्म में ये अगर x जो पॉपुलेशन डेटा यूनिफॉर्म फॉलो कर रहा है तो ये यूनिफॉर्म रैंडम या ये पॉपुलेशन डेटा की सबसे छोटी वैल्यू है और ये सबसे बड़ी वैल्यू। तो पॉपुलेशन की जो सबसे बड़ी वैल्यू है, सैंपल पॉपुलेशन में से तो निकलता है,
पॉपुलेशन की सबसे बड़ी वैल्यू सैंपल की सबसे बड़ी वैल्यू से बड़ी होगी। पॉपुलेशन की एक सबसे बड़ी वैल्यू, सैंपल उसी में से निकला, सैंपल की सबसे बड़ी वैल्यू पॉपुलेशन की बड़ी वैल्यू से बराबर हो सकती है या उससे छोटी हो सकती है, और ऐसे बोल सकते हो पॉपुलेशन की सबसे बड़ी वैल्यू सैंपल की सबसे बड़ी वैल्यू के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी, लाइक दिस। सिमिलरली पॉपुलेशन की सबसे छोटी वैल्यू सैंपल की सबसे छोटी वैल्यू के बराबर होगी, उससे छोटी होगी, लाइक दिस। वी वांट टू मैक्सिमाइज दिस एल। फॉर मैक्सिमाइजिंग दिस एल वी नीड टू नो व्हाट इज बी एंड ए। दैट इज क्लियर टू एवरीवन दैट बी इज ग्रेटर देन ए। इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। डिनोमिनेटर आप लोगों का पॉजिटिव आएगा, तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, छोटा। तो छोटे के लिए b की सबसे छोटी वैल्यू डालो और a की सबसे बड़ी वैल्यू डालो, काम बन जाएगा, ठीक है। सो b की सबसे छोटी वैल्यू है मैक्सिमम ऑफ xi, तो b हैट लिखेंगे उसे मैक्सिमम ऑफ xi, और a की सबसे बड़ी वैल्यू विच इज नथिंग बट मिनिमम ऑफ xi, ठीक है। सो फाइनली व्हाट वी गोना डू आफ्टर दैट, क्योंकि ऑब्वियसली यही वैल्यूज है, इन्हीं से मिली निकल सकता है और कोई तरीका भी नहीं था। सो मैक्सिमम ऑफ xi कितना है 1.3, 0.8, 0.9, 20.2 और सबसे छोटा है 0.8, 5 ऑब्जर्वेशन से। सो 20.2 और 0. अब गाइस किसी को ये याद ही नहीं होगा ना, तो उसको तो नमस्ते है पेपर में, ठीक है। सो आप देख पा रहे होगे पेपर में अच्छी खासी इको ऑनर्स का लेवल यूज हो रहा है, अच्छी खासी इको ऑनर्स का, ठीक है। ओके, सो दीज आर दी 2 क्वेश्चन डन फ्रॉम माय साइड। आपका इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स है, आप कर सकते हैं आराम से, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बाकी वैसे मैथमेटिकली भी कर सकते हैं इसको, R-C1 C2 करके आप लोग इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बट मैं ये करूँगा नहीं, क्योंकि आप चाहो, मैं चाहता हूँ माइक्रो, अगर आपने पढ़ी है, ये भी माइक्रो का सवाल है, 19 भी माइक्रो है। ओके गाइस, 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है 20th में, जरा देखिएगा। कह रहे लेट W be the subspace of the vector space R³ over the field R spanned by this vector, which one of the following lies in W? सबस्पेस का अगर आपको पता हो, अगर हमें बताना है बेसिकली W be the subspace of vector है R³, मतलब W अगर R³ का सबस्पेस है तो W मतलब जितने भी वेक्टर्स निकलेंगे R³ में से, जिन्हें अगर W माना जाएगा, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी R³ में लाई कर रहा होगा और वो W को भी बिलोंग करेगा। Which one of the following vectors lies in W? तो W में वो वेक्टर्स लाई करेंगे अगर ये बेसिकली W with the subspace of the vector space over the field R spanned by this, ठीक है। स्पैंड का बेसिक मतलब हम लीनियर कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर लाइज इन W, इनमें से वो वेक्टर W में लाई करेगा जो वेक्टर इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। अब आप लोगों ने देखो सबस्पेस वगैरह नहीं पढ़ा तो दैट्स नॉट माय फॉल्ट, यू शुड रिमेंबर दैट। कौन सा W में लाई करेगा, मैंने बताया था, कोई भी सबस्पेस है तो उसमें से कुछ वेक्टर उठाते हैं, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और वो भी अगर W में लाई करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली वो सबस्पेस कहलाता है। तो अगर इनमें से कौन सा लाई करेगा तो उसके लिए इसका लीनियर कॉम्बिनेशन उठाएंगे और ऑप्शंस लेके चलेंगे, देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसको होल्ड करेगा लीनियर कॉम्बिनेशन में, ठीक है। सो कैसे, आई टेल यू व्हाई। पहले हम लोग वेक्टर लिख लें, 0 -1 2 2 -1 0। अच्छा, 0 -1 2 2 -1 0। दोबारा देख लो यार, गलती कर दूं ना तो दिक्कत बोल जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है। सो लीनियर कॉम्बिनेशन इसका K1, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 20, K1 + K2, ठीक है। एक काम करें, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ABC मान लेते हैं, फाइन। सो K1 × 0 + 2K2 = A, दैट इम्प्लाइज K2 की वैल्यूज जो आ गई वो आ गई मेरे पास A/2, है ना। K2 is A/2, ओके। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस A निकाल के लेट्स यूज द ऑप्शन, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना। ABC लिख लिया। अब सुनना ध्यान से, पहला ऑप्शन क्या है 1 1 1 1 1, ठीक है। सो पहले ऑप्शन में, A ऑप्शन में A भी 1 है
b भी 1 है और c भी 1 है, तो सॉल्व अगर करें सो 2k2 इज इक्वल टू 1 -k1 -k2 इज इक्वल टू 1 विच इज b एंड 2k1 इक्वल टू c विच इज 1। समझ गया ना बच्चों? 0k1 प्लस 2k2 इक्वल टू a1 लिया। यहां से गाइस k2 आ रहा है हाफ और यहां से k1 आ रहा है हाफ। अगर ये दोनों हाफ यहां डाले जाएं तो ये 1 के इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है ट्रू, वो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। ठीक है, सिमिलरली दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, -1 1 1। ठीक है, -1 1 1 -1 1 1 -1 1 1। ठीक है, ओके। आगे अगर बढ़े हम इसमें, सो -1 मतलब 2k2 इक्वल टू a, सेम वही -k1 -k2 इज इक्वल टू 1 विच इज b एंड 2k1 इक्वल टू c विच इज 1। So k2 is minus half and k1 is half. When I put here, देखो बच्चों आप लोगों ने किसी और तरीके से किया, I really don't have the problem, but 1 के इक्वल नहीं आ रहा, तो B ऑप्शन भी फेल हो गया। थोड़ा हाथ जल्दी चलाएंगे तो कर पाएंगे ऐसे सवाल यार। ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट अटक जाएंगे। ओके, C 1 -1 1। ठीक है, C ऑप्शन है 1 -1 1। So 2k2 equal to 1, k2 is half, 2k1 equal to c, k1 is half। ठीक है, उसके बाद -k1 -k2 is equal to -1 था, so -half equal to -1, ये होल्ड हो रहा है। ठीक है, so इसका मतलब c ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके फाइन, दिस इज इजी। 21 में थोड़ा टाइम लगाते हैं, थोड़ा डिटेल में समझाता हूं 21। ठीक है, जरा ध्यान दें प्लीज सारे के सारे बच्चे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि f और g दो फंक्शन है और चेक करना है कन्वेक्स हैं, कनकेव हैं, क्वाजी कनकेव कन्वेक्स हैं, कुछ नहीं है। वी नीड टू चेक x e माइनस x। ठीक है, दोनों r पे डिफाइंड है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 21, प्लीज ध्यान दीजिएगा। fx है x e की पावर माइनस x और gx है x स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है गाइस, देखिएगा ध्यान से। पहले कन्वेक्स के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाली कंडीशन चेक कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, जरा ध्यान दें प्लीज सारे के सारे बच्चे। सबसे पहले fx, व्हाट इज f डैश x? -x e माइनस x प्लस e माइनस x, e माइनस x कॉमन ले लो, सो -x प्लस 1। सिमिलरली f डबल डैश x, e माइनस x इंटू -1 प्लस 1 माइनस x इंटू माइनस e की पावर माइनस x। आई कैन डू दिस लिटिल बिट फास्ट बिकॉज दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। -1 प्लस x। ठीक है, सो ओवरऑल आप लोग के पास ये बच जाएगा, f डबल डैश x बच गया मेरे पास e माइनस x सॉरी प्लस x माइनस 2। ठीक है, अगर आप इसको 0 के इक्वेट करते हो तो x की वैल्यू 2 निकल के आती है गाइस, और 2 से पीछे अगर आप साइन ऑफ f डबल डैश x चेक करोगे तो ये जा रहा है माइनस देन प्लस, तो यानी ये कनकेव देन कन्वेक्स। ठीक है, तो मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, ये फंक्शन कन्वेक्स नहीं है पूरी तरीके से। अच्छा, कन्वेक्स नहीं है तो दूसरा ऑप्शन इन्होंने मुझे क्या बोला है, क्वाजी कन्वेक्स है या नहीं है। वैसे तो एफ एंड जी कन्वेक्स है, एफ इज कन्वेक्स नहीं है, पहला ऑप्शन भी गया दूसरा भी गया। एफ इज नॉट क्वाजी कन्वेक्स और नीदर एफ और जी इज क्वाजी कन्वेक्स। तो मतलब ये है कि एफ की क्वाजी कन्वेक्सिटी चेक करने का देयर इज नो पॉइंट, बट स्टिल फर्स्ट पार्ट में बोल दिया एफ इज नॉट क्वाजी कन्वेक्स, तो एक बार चेक कर ही लेते हैं क्वाजी कन्वेक्स है या नहीं। एक बात पता है, ध्यान रखना सारे बच्चे, मैं आपको थोड़ा सा क्वाजी कन्वेक्स वैसे तो डायग्राम से ही पता लग जाएगा। जैसे अगर मैं साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेक करूं
तो ये क्या आएगा, माइनस से प्लस, सॉरी प्लस से माइनस, है ना। सो इट इज नीदर फुल्ली इंक्रीजिंग नॉर फुल्ली डिक्रीजिंग। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर कोई फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग होता है तो उसे क्वाजी कनकेव भी बोलते हैं, क्वाजी कन्वेक्स भी बोलते हैं, भूलना मत। दूसरी बात ये, क्वाजी कन्वेक्स के लिए सबसे पहले कन्वेक्सिटी चेक कर लो। अगर कन्वेक्सिटी होल्ड कर रही है तो हेंस इट इज क्वाजी कन्वेक्स। बट अगर कन्वेक्सिटी होल्ड नहीं कर रही, अगर कन्वेक्सिटी होल्ड नहीं कर रही तो क्वाजी कन्वेक्सिटी चेक करने के लिए फंक्शन का नेचर चेक करेंगे, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, मतलब दोनों में से कोई एक है, तो बोल सकते हैं फंक्शन इज बोथ क्वाजी कनकेव एंड क्वाजी कन्वेक्स। सो क्वाजी कन्वेक्स के लिए पहले कन्वेक्सिटी चेक करी, कन्वेक्सिटी होल्ड नहीं करी तो वी कैन नॉट, बट कन्वेक्सिटी डज नॉट नेसेसरली इंप्लाई दैट फंक्शन कैन नॉट बी क्वाजी कन्वेक्स, इट कैन बी क्वाजी कन्वेक्स। So let's go for the f dash x sign. If f dash x is strictly positive or strictly negative, then we can say that it is quasi convex. ठीक है, बट यहां पे वो कंडीशन भी होल्ड नहीं हो रही। ठीक है, अगर मान लो ये पूरी जगह प्लस होता या पूरी जगह नेगेटिव होता तो ये क्वाजी कन्वेक्स हो जाता। ठीक है, सो हेंस f is not quasi convex। पता है मैंने वैसे एक लेक्चर डाला हुआ है क्वाजी कनकेव कन्वेक्स का, ठीक है, बट मैंने अपने रेगुलर स्टूडेंट के साथ और 2-4 लेक्चर बहुत डिटेल डिस्कस किए। ठीक है, तो आप लोग अगर कहीं पढ़ रहे हैं, खुद पढ़ाओ तो आई होप आपने डिटेल में पढ़ाओ अच्छे से। ठीक है, जी पे देखते हैं जी का क्या सीन है। ठीक है, व्हाट इज जी? जी एक्स इज एक्स मॉड एक्स। ठीक है, ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स लेस देन 0, सॉरी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 0। ठीक है, सो वैसे मैं तुम्हें बताऊं तो मैं इसका अगर नॉर्मल डायग्राम बनाऊं, डायग्राम से पता लग जाएगा वाई टू सॉल्व गाइस, क्यों सॉल्व करना। सुनो जरा ध्यान से, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर। सो माइनस एक्स स्क्वायर का डायग्राम कुछ ऐसा होता है और प्लस एक्स स्क्वायर का डायग्राम 0 के बाद ऐसा होता है। क्यूबिक टाइप बन गया ना नेचर। क्या ये फंक्शन पूरी तरह कनकेव और कन्वेक्स है? आंसर इज नो। अगर ये पूरी तरह कनकेव कन्वेक्स नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है क्वाजी कन्वेक्स नहीं हो सकता। क्वाजी कन्वेक्स चेक करने के लिए चेक करो क्या ये नॉन डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग है। क्या सबको नजर आ रहा है ये फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग है और आई कैन से इंक्रीजिंग है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई बढ़ रहा है। सो इट इज अ non-decreasing function, hence it is quasi-convex. तो G is quasi-convex but F is not. This is a good question. Many students might be अटके हों इसमें. So I hope मैंने आपकी ये प्रॉब्लम खत्म कर दी हो, which is B part, है ना? नहीं, C part is the correct. F is not quasi-convex but G is quasi-convex. ठीक है, क्योंकि G पूरी तरह कन्वेक्स भी नहीं था। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ LPP वाले टाइप सवालों में आते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इट सेइंग कि लेट x1 स्टार इज दिस, x2 स्टार इज दिस, x3 स्टार इज दिस बी एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मिनिमाइज x1 plus 5x2 plus 2x3 subject to constraint this and these are the optimal solution of dual। देखो, मुझे अगर आप लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से पढ़ा है इंक्लूडिंग LPP एंड डुअलिटी एवरीथिंग, तो दिस कंसेप्ट इज डेफिनेटली क्लियर टू यू जो मैं आप करने वाला हूँ। अगर आपको डुअल, सिंप्लेक्स ये सब नहीं आता तो ये क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करने वाला है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, लीनियर प्रोग्रामिंग में ग्राफिकल मेथड के अलावा आप डुअलिटी जरूर पढ़ लें, DUALITY डुअलिटी। ठीक है, बिकॉज कंसेप्ट पढ़ाने बैठूंगा अगर डुअलिटी का तो क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो अभी के लिए हम राइटिंग द क्वेश्चन, जिनको आता है उनके लिए तो मुझे करना पड़ेगा, जिनको नहीं आता वो इसको स्किप करके अगले सवाल पे भी आ सकते हैं। मिनिमाइज x1 5x2 2x3, मिनिमाइज z x1 5x2 2x3 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट x1 minus x2 less than equal to 1, x1 minus x2 less than equal to 1,
x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड गाइज x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको ऑप्टिमल वैल्यू दे रखी है कितनी, मतलब x1 स्टार और x2 3 स्टार 1 और 2। सी व्हाट दे आर सेइंग कि जो मिनिमम z आएगा वो इन x वैल्यू से आएगा। सो मैं मिनिमम z भी निकाल दूं, क्या होगा, मिनिमम z इज 1 5 इंटू 0 2 इंटू 2 5, ठीक है, मिनिमम z। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग, बेटा आपको बोला है डुअलिटी का जो सोल्यूशन आएगा ना वो आपको निकालना है, मतलब उसमें डुअलिटी के वेरिएबल चाहे y1 y2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 जो भी आप लिखते हो उसका सोल्यूशन क्या होगा। अच्छा, डुअल में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करा करो, अगर मिनिमम z है तो सब कुछ ग्रेटर देन इक्वल टू हो, तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू करने के लिए मैं बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऐसी हो जाएगी, ठीक है फाइन। अब डुअलिटी बनाने के लिए अगर मिनिमम z है तो डुअल में मैक्सिमम z होता है, इसमें इसको कहते हैं प्राइमल। प्राइमल में जितने कंस्ट्रेंट होती हैं उतने डुअलिटी में वेरिएबल्स होते हैं। तो इसमें दो कंस्ट्रेंट है, सो लिखेंगे लेट लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 बी दी डुअल वेरिएबल, ठीक है ओके। सो इसमें हम निकालेंगे मैक्सिमम z, स्टार नाम देंगे, उसकी जो वैल्यूज होंगी जो इस कंस्ट्रेंट में राइट हैंड साइड वाली वैल्यू होती है, यहाँ -1 है या 3 है, वो लिया जाएगा। सो माइनस लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा 2, और इसकी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट कुछ इस तरीके से बनती है, इसका कोफिशिएंट -1, इसका कोफिशिएंट 1, माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 लेस देन इक्वल टू इसका कोफिशिएंट आता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे है प्लस x2, यहाँ है प्लस x2, सो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 लेस देन इक्वल टू 5 आएगा, ठीक है। और वहाँ पे इसमें x3 नहीं है, इसमें x3 है, सो लैम्डा 2 लेस देन इक्वल टू 2 आएगा, और लैम्डा 1 लैम्डा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा जाएगा। दिस इज द डुअलिटी, मतलब बिल्कुल उसको उल्टा तरीके से हम बनाते हैं, बट जो सॉल्यूशन इसमें आता है वही सॉल्यूशन इसमें आएगा। तो अगर मैं इसका मैक्सिमम z बोलूँ तो इसका मैक्सिमम z स्टार भी 5 होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम z स्टार को 5 लेने के लिए फाइन हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, मैं थोड़ा सा याला पार्ट मिटा रहा हूँ, ठीक है, जरा ध्यान से देखते हुए चलेंगे गाइस। एज यू कैन सी द मैक्सिमम z स्टार इज नथिंग बट, कुछ बच्चे ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं इसको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे लगता है हमें सॉल्व करके नहीं दिखाना, वी नीड टू जस्ट नो द आंसर। सो आराम आराम से अगर करते चलें, ये हमारे पास दे रखा है मिनिमम। अब इसमें ऑप्शंस लेके चलेंगे, जैसे मुझे पहला ऑप्शन दे रखा है बेटा 2 लैम्डा 1 स्टार इज इक्वल टू 3 लैम्डा 2 स्टार, ठीक है। पहला ऑप्शन है 2 लैम्डा 1 स्टार इज इक्वल टू 3 लैम्डा 2 स्टार। तो एक काम करो, यहाँ से लैम्डा 1 स्टार निकाल लो, कितना आ जाएगा 3/2 लैम्डा 2 स्टार, ठीक है। इसको मैक्सिमम z में पुट करो, लैम्डा 1 की जगह रखो 3/2 लैम्डा 2, ठीक है, स्टार मतलब लैम्डा 2 ही मान लो, ये 3 लैम्डा 2 हो गया, ठीक है। माइनस में आएगा ये 3 दूनी 6, ये लैम्डा 3 लैम्डा 2/2 ही हो जाएगा, ठीक है। और लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी 10/3, ठीक है, लैम्डा 2 आ जाएगा 10/3, और लैम्डा 1 आ जाएगा 3/2 इंटू 10/3 5, ठीक है। अब एक काम करो, जो भी लैम्डा 1 लैम्डा 2 आपने यहाँ निकाले हैं, अगर वो इस इनइक्वालिटी को होल्ड कर जाए तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो अगर मैं पहले वाले में डालूं लैम्डा 1 -5 प्लस लैम्डा 2 10/3 लेस देन इक्वल टू 1, 5 × 15, ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा तो हो जाएगा ये होल्ड, ठीक है। उसके बाद इसमें डालूं 5 प्लस 10/3, अब 5 प्लस 10/3 5 से छोटा कैसे हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा, तो इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होल्ड करेगा, ठीक है। सो इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा हाथ तेज चलाना पड़ेगा ताकि जल्द से जल्द सॉल्व हो पाए सवाल, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आऊं बी ऑप्शन पे 2 लैम्डा 1 स्टार इक्वल टू लैम्डा 2, बी ऑप्शन है
2 लैम्डा 1 स्टार इज इक्वल टू लैम्डा 2। सो इसी में अगर मैं पुट करूँ माइनस लैम्डा 1 रहने दूँ और लैम्डा 2 की जगह 2 लैम्डा 1 डाल दूँ तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 5 लैम्डा 1 इक्वल टू 5, लैम्डा 1 1 आ जाएगा और लैम्डा 1 1 डालूंगा यहाँ तो लैम्डा 2 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको बेटा यहाँ पर होल्ड करके देखो दैट व्हाट इज हैपनिंग। सो अगर मैं बात करूँ कैसे 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 लैम्डा 1 लैम्डा 2 माइनस दिस प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, और 1 और 2 डाले कोई 1 और 2 लेस देन इक्वल टू 5 बिल्कुल आ रहा है और 1 यहाँ है नहीं, यहाँ पे 2 डालोगे लैम्डा 2 ये भी आ रहा है। सो गाइज ये ऑल कंडीशन होल्ड कर रही है इसलिए ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया हो। डुअलिटी नहीं आती तो गाइज पढ़ना पड़ेगा पहले अच्छे से। ठीक है, ओके गाइज आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। अगेन अ गुड क्वेश्चन। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत पुराना सारा कंसेप्ट याद हो तो आप बहुत आराम से वाला सवाल कर पाओगे। क्या बोला है 23 में कि x and y be two independent random variable with cumulative distribution function is this. Let z be the minimum of x and y, then the probability of z greater than equal to 6 you need to find out. बच्चों बड़ी ध्यान से चीजें देखना, x और y 1 2 3 दे रखे मतलब ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात हो रही है। ठीक है, काउंटेबल फाइनाइट सेट। ठीक है, सो आई एम राइटिंग दी सबसे पहले इनके CDFs 23 fxx है 1 माइनस 3/4। ठीक है, 3/4 की पावर x इज 1 2 3 एंड सो ऑन। एंड बच्चों fy है 1 माइनस 2/3 की पावर y इज 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, दे आर आस्किंग फॉर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ग्रेटर देन। ठीक है, ध्यान रखना। एंड z इज नथिंग बट मिनिमम ऑफ x कॉमा y। ठीक है, सो मिनिमम ऑफ x कॉमा y अगर z है तो हाउ शुड वी प्रोसीड, एंड हमें निकालना क्या है z ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सबको पता है इस टाइप के सवाल के लिए पहले CDF निकालते हैं और आप सबको ये भी पता होगा कि अगर x y के मिनिमम z है तो जो x y की रेंज है वही z की रेंज भी होगी। डिस्क्रीट इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको लिख सकते हैं z लेस देन इक्वल टू z, इसको लिखा मैंने। ठीक है, मिनिमम ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू z। ऐसा सवाल मैंने डी से 2019 या 20 में भी कराया हुआ है आपको। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी मिनिमम ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन z। ठीक है, उसके बाद मिनिमम ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन z की अगर आगे बढ़े हम लोग तो इन दोनों में जो सबसे छोटा नंबर है वो z से बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब x भी z से बड़ा होगा एंड y भी z से, सॉरी y भी z से बड़ा होगा। ठीक है यार, समझो ना मेरी बात, ये डिस्क्रीट है तो लेस देन इक्वल टू को ग्रेटर देन में कन्वर्ट करने के लिए इक्वल टू हट जाएगा ना वहां से। ठीक है, फाइनली इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू z और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस वाई लेस देन इक्वल टू z। नाउ एज यू कैन सी लेस देन इक्वल टू z मतलब ये पूरा, ये अगर मैं ऐसे लिखूं ये f x z हो गया और ये f y z हो गया। ठीक है, फाइन। f x z कितना है 1 माइनस प्लस लिख दूं 3/4 की पावर z, 1 से 1 कटेगा एंड इसको लिख दूं 1 माइनस 1 प्लस 2/3 की पावर z, 1 से 1 कटेगा। फाइनली बचा 1 माइनस 3/4 की पावर z और 2/3 की पावर z। 3 की पावर z से 3 की पावर z हट जाएगा, 1 माइनस 2/4 की पावर z, 1/2 बचेगा, सो 1 माइनस 2 की पावर माइनस z। ये आ गया प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू स्मॉल z। ठीक है, देखना मेरी बात बेटा,
प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू स्मॉल z इज नथिंग बट 1 माइनस 2 की पावर माइनस z। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन इक्वल टू 6, बट हमारे पास लेस देन इक्वल टू आया है, तो इसे क्या प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू 5 बोल सकते हैं। यानी लेस 5 है तो यहां 5 डाल दो, 1 से 1 कटेगा, 2 की पावर माइनस 5 बचेगा, विच इज नथिंग बट 1/32। अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, भूलना मत। ओके, तो विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ओके, इसके बाद आते हैं जॉइंट के सवाल पे। ओके गाइस, 24 क्वेश्चन नंबर, गुड क्वेश्चन अगेन। कह रहा है आपको एक जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है ऑन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी y ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 गिवन दैट x इक्वल टू 2/3 वी नीड टू फाइंड आउट। हाँ, सो let me write the joint for you. 24 6xy, ठीक है, 0 से y लेस देन इक्वल टू रूट एक्स, अदरवाइज 0, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलो, जब भी इस टाइप की इक्वेशन आती है तो मैं चाहूंगा इसका डायग्राम बना लो। आप y लेस देन इक्वल टू रूट एक्स का डायग्राम अगर बनाओगे, सो आई होप आप सारे बच्चे अग्री करोगे, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, बट x और y भी दोनों 1 से एक तरीके से छोटे हैं, तो बेसिकली दिस वुड बी द एरिया, ठीक है, 1 0 1 1, ठीक है, फाइन। सो इसी एरिया में हमारी सारी कहानी चलेगी। ओके, अब मेरी बात सुनो सारे ध्यान से, ठीक है। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी y ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 गिवन दैट x इक्वल टू 2/3, तो वी नीड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट। सो f of y given x is nothing but f of xy अपॉन में f of xx। we need to find out this first, ठीक है। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा मार्जिनल ऑफ x, ठीक है। मार्जिनल ऑफ x फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को फाइंड आउट करनी पड़ेगी बेसिकली y की लिमिट, और उसके बेसिस पे हम लोग निकालेंगे मार्जिनल ऑफ x। तो इंटीग्रेशन ऑफ y की लिमिट लेंगे हम 0 से रूट एक्स, ठीक है, एंड 6xy dy, ठीक है। सो गाइज व्हाट वी डू, 6xy स्क्वायर बाई 2, 0 से रूट एक्स 2 3, सो फाइनली कितना आ गया, 0 डालेंगे इसको, अपर लिमिट रूट एक्स डालेंगे, रूट एक्स बच जाएगा, सो 3x स्क्वायर आ जाएगा। और यू कैन सी दैट x की लिमिट आपके पास एक तरह से 0 से 1 तक ही आ रही है, ठीक है। इसके लिए अगर बात करें, ये तो आ गया मार्जिनल। अब निकालते हैं कंडीशनल y गिवन x, ठीक है। तो जॉइंट अपॉन में मार्जिनल, ठीक है, 3 2 6, ये कटा, 2y/x आ गया। एंड गाइज y की रेंज आपके पास कहां से कहां तक जा रही है, 0 से रूट एक्स। आप चाहो ना तो जो भी आपने कंडीशनल निकाला, जो भी आपने लिमिट लिया, आप चेक कर लो क्या ये वेल डिफाइंड कंडीशनल आया है या नहीं आया है। तो वेल डिफाइंड कंडीशनल वगैरह चेक करने के लिए व्हाट वी डू, जैसे मैं अगर इसका इंटीग्रेशन करूं 0 से रूट एक्स 2y/x dy, और 2/x को बाहर रखूं, y²/2 करूं, 0 से रूट एक्स, ये कटेगा, रूट एक्स का x आएगा तो 1। कभी भी ऐसे कंफ्यूजन हो तो जो भी कंडीशनल आपने निकाला है वो चेक करो वेल डिफाइंड आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस यू नीड टू चेक। नाउ आगे अगर मैं बढ़ूँ थोड़ा सा, कंडीशनल आ गया, अब मुझसे मांगा क्या है जरा देख लेते हैं। मुझसे मांगा है ये, सो 1/3 से हम लोग कहाँ तक जाएंगे, बेसिकली अपर लिमिट क्या है कंडीशनल में, रूट एक्स, और x कितना है 2/3, तो रूट 2/3, ठीक है, पूरा का पूरा फंक्शन 2y/x
x कितना है 2/3 इंटू dy है ना बच्चों, x की वैल्यू डाल दी ना 2/3 जो दे रखी है। सो 2 से 2 घटा 3y बचा 3y²/2 ठीक है 1/3 √2/3 3/2 को बाहर ले लो, ये बचेगा 2/3 और ये बचेगा 1/9 ठीक है 3/2 एलसीएम 9 ले लो 3 3 6 बचेगा -1 बचेगा 5/6 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। आ रहा है ना आईटी जैम के सवालों में मजा, इक्वल इनटू डीएससी ठीक है। चल 24 हो गया, 25 26 कर देता हूं। 26 इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, यू पीपल इजीली कैन अंडरस्टैंड। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट इट सेइंग, क्या कह रहा है ये? फॉर एनी टू सेट S1 S2 सबसेट ऑफ R डिफाइंड S1 माइनस S2, मतलब S1 में से S2 घटाने का बेसिक मतलब है S1 में जो S2 के एलिमेंट है वो हटा देंगे। P और Q दो चीज दे रखी है, P माइनस Q, Q माइनस P, ये सारी चीजें मांगी है तो आराम से देखेंगे। सबसे पहले P, क्वेश्चन नंबर 26 गाइज व्हाट इज P? x² माइनस 2x माइनस 3 x² माइनस 2x माइनस 3 लेस दैन इक्वल टू 0, ये ओके guys I'm doing this, x minus 3 x minus x plus 1 less than equal to 0, make a number line of it -1 3 infinity. If you take any number in between this, let us suppose -4 minus 3 negative, -4 plus 1 negative, negative negative positive. उसके बाद sign keeps on changing, you can take any value of x, you may find the sign is negative, you take any value of x here, you may find the sign is positive. We need positive और we need negative, I'm sorry, so negative आ रहा है -1 से 3, this is the element of P. Now let's be focus on the elements of Q. Q में क्या क्या बचता है? Q की इक्वेशन है log 1 plus x² to the base 5 less than equal to 1. Okay, log 1 plus x² less than equal to 1. What you can write this as? 1 plus x² less than equal to 5 की पावर 1, x² less than equal to 4, that means x minus 2 x plus 2. See guys, again आराम से -2 plus 2 infinity plus minus plus, we need negative -2 से 2, that is for this. So P में P minus Q और Q minus P दोनों देख लेते हैं एक बारी। हाँ, एक ही नंबर लाइन पे अगर मैं लिखूं -2 -1 2 3 ठीक है, सो -2 से 2 दिस एंड -1 से 3 है ठीक है। तो ओवरऑल अगर थोड़ी बात करूं तो कॉमन एरिया ये आ रहा है, तो कोई किसी भी चीज में से कुछ माइनस करने का मतलब कॉमन एरिया घटाना होता है ठीक है। सो इफ वी डू P माइनस Q ठीक है, P minus Q, P minus Q. If you agree with me, this was P and this is Q. तो इसमें से ये P है -1 से 3, इसमें से ये अगर माइनस किया जाएगा तो what left? 2 से 3 भाई, ये रहा P और ये रहा कॉमन एरिया, तो कॉमन एरिया हटाएंगे तो 2 भी तो हटेगा ठीक है, तो 2 इंक्लूड नहीं होगा बट 3 तो आएगा। सिमिलरली इफ वी डू Q माइनस P, दिस इज Q एंड दिस वाज द पार्ट ऑफ P आल्सो व्हिच इज इंक्लूडिंग इन Q व्हिच इज कॉमन। सो इफ -2 में से ये हटाओगे तो क्या बचेगा? -2 तो आएगा बट -1 ओपन में आएगा। कौन सा ऑप्शन होल्ड कर रहा है? P माइनस Q क्लोज, Q माइनस P, Q माइनस P, ये वाला D ऑप्शन, यही आया आंसर -2 से -1 ठीक है, -1। छोटी छोटी चीजें भूलनी नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी नहीं, वरना कैसे करोगे क्रैक, कैसे इकोनॉमिस्ट बनोगे गाइस? पढ़ाई करो डट के ठीक है। ओके
उसके बाद 27 कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इकोनॉमिक्स से निकाल लो या बेसिक से कंसेप्ट से। ओके, दिस यू कैन डू इट विथ योर ओन, दीज आर समथिंग। अब आते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है, 1 सेकेंड, 2 मार्क कैरी 2 मार्क्स ईच। ओके फाइन, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, फाइन, अगेन MSQ है, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स। चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ओके गाइस, 35 नंबर क्वेश्चन कोई बच्चे देख के छोड़ देते हैं, कॉस साइन आ गया, हाय राम मैं कैसे कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, पता नहीं क्यों ऐसा, क्या तुम लोगों के अंदर परेशानी आ जाती है तो तुम लोग ये चीजें छोड़ देते हो। ओके, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, पहले जरा ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। नंबर क्या है? 35। fx डिफाइंड ऑन -π/2 से π/2, ठीक है, fx इज इक्वल टू cos π/2 प्लस दिस और sin π/2 दिस, शायद ये। ओके ठीक है, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी ये सब चेक करनी है जीरो पे, तो क्यों ना इस सवाल को पहले थोड़ा खोल लिया जाए। कैसे, जरा ध्यान दें सारे। सबसे पहले x π/2 से बड़ा है तो ऐसे, 0 से बड़ा बट π/2 से छोटा, सॉरी π/2 से छोटा है, तो 0 से बड़े में mod x पॉजिटिव होगा, mod x पॉजिटिव होगा तो माइनस चल रहा है, ऐसे चलेगा। cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में व्हाट आर द पॉजिटिव, साइन और cosec। कुछ कहेंगे ये भी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। और cos चेंज होगा साइन पे, तो ये आएगा माइनस साइन एक्स, और साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, ये ओवरऑल आ जाएगा -10x। सिमिलरली 0 से छोटा बट -π/2 से बड़ा, ठीक है, सो 0 से छोटे में mod x नेगेटिव हो जाएगा, और हेयर mod x नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। cos 90 प्लस थीटा, साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये 10x आ जाए, ओवरऑल वैल्यूज 10x आ गई, ठीक है। तो 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो अगर कॉन्टिन्यूटी की बात करें LHL 0 पे, 0 डालो इसमें, tan 0 इज 0, RHL माइनस tan 0 अगेन, फॉर फंक्शन माइनस tan 0 कंटिन्यूस आ रहा है क्लियरली। नाउ लेट्स चेक फॉर डिफरेंशियबिलिटी, एवरीवन डिफरेंशियबिलिटी। सो LHD लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड के लिए इसका डेरिवेटिव करेंगे, कितना आएगा, sec²x और 0 डालेंगे फिर, तो sec0 1, RHD -10x का -sec²x, 0 डालेंगे 1 -1, तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। क्या बोला था, नॉट कॉन्टिन्यूस, कंटिन्यूस है, बिल्कुल है, और डिफरेंशिएबल नहीं है। ये इन्होंने लेट x बिलोंग्स टू 0 प्लस fx माइनस f0 बाय, ये RHD दे रखी है एक तरीके से, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। क्या राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी मेरी -1 आ रही है, सो मतलब इसमें ना 2 ऑप्शन हो सकते हैं, B और C, कोई भी टिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, फाइन। बाकी ऑप्शन अगर दोनों का देगा तो दोनों कर देना, ठीक है, ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। ओके गाइज, मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 36, क्या कह रहा है जरा देखिए। लेट xy belongs to R and this matrix is given to you, and let adjoint of M be the adjoint and determinant of be the determinant of the matrix M. These things are given to you, and
नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है, मतलब मुझे करने में थोड़ी बहुत अजीब भी लगेगा, बट यू ऑल कैन डू दैट क्वेश्चन, देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच. सो लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट. m x प्लस x माइनस 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 प्लस, ठीक है. सो 36 है शायद, हाँ 36 है, यस. सो m है मेरे पास x प्लस y, x माइनस y, x माइनस y, x प्लस y बच्चों, ठीक है. उसके बाद m31, m है सॉरी m31 इज इक्वल टू -13 इज इक्वल टू -13, ठीक है. m की वैल्यू इज x प्लस y, x माइनस y, x माइनस y, x प्लस y, 31 -13, ठीक है. फाइन. So when we solve this, what we have, 3x plus y plus 3x minus y plus, एक सेकेंड, यहाँ 3 नहीं आएगा. ओके, सो x minus y, 3x minus y plus x plus y इज इक्वल टू -13. बच्चों इक्वेट कर देंगे, बहुत आसान सवाल है वैसे तो. 3x तो ये आ जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल टू -1 एंड 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 3. ये कट जाएगा. 8x इज इक्वल टू 2, x आ गया 1/4 और x को 1/4 इसमें डालेंगे, इसमें. सो क्या बचेगा 1 प्लस 2y इक्वल टू -1, सो 2y आ जाएगा -2 और y आ जाएगा -1, ठीक है. व्हाट आर दी ऑप्शंस गिवन टू अस? ऑप्शंस आर x प्लस y इक्वल टू -3/4. दीज आर दी ऑप्शन. सॉरी, तो x प्लस y और x माइनस y निकाल के देख लें कौन सा मैच करेगा. ठीक है गाइस, x प्लस वाई इज 1/4 इज कितना आ रहा है -3/4 एंड x माइनस वाई इज कितना आ रहा है 1/4 प्लस 1 5/4, ठीक है. सो -3/4 इज द करेक्ट ऑप्शन, x प्लस वाई. इसके अलावा कुछ डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट वगैरह भी दे रखे हैं, ठीक है. तो चाहो तो डिटर्मिनेंट वगैरह भी चेक कर सकते हैं, जैसे m की वैल्यूज डाल दो तो m x प्लस वाई, x माइनस वाई, -3/4 और 5/4, 5/4 -3/4, ठीक है. अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे इसका तो क्या आएगा 9/16 -25/16 -1 आ रहा है. सो ये ऑप्शन भी करेक्ट है आपका, बी और सी. डी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एम, तो एडजॉइंट ऑफ एम निकालना फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालना, खुद करना, ठीक है. फाइन, ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं अब. दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इजी, नॉट डिफिकल्ट. 37, 38 अ गुड क्वेश्चन. 38 करते हैं इसके बाद अब हम लोग. कह रहे हैं लेट k बिलोंग्स टू r, which of the following statement are correct for the roots is or r, मतलब it can be two options also, ठीक है. is or are correct for the roots of the quadratic equation. so x square plus 2k plus 1x plus 9k minus 5, roots real होंगे, complex होंगे, positive होंगे. these are the possible values of k. so let's पहले write the quadratic equation. what is my quadratic equation? 38 में x square plus 2 bracket k plus 1x plus में 9k minus 5 is equal to 0. यही है. अब रूट्स रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, एवरीथिंग इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. सॉरी. सो व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट गाइस? 2k plus 1 होल स्क्वायर माइनस में 4 into 1 into 9k minus 5, ठीक है. सो फाइनली 4k square plus 2k plus 1
माइनस में 36 के प्लस में 20. फाइनली वी हैव 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस में 4 माइनस में 36k प्लस 20. देन वी हैव 4k स्क्वायर माइनस 28k प्लस 24. 4 अगर कॉमन ले तो k स्क्वायर माइनस में 7k प्लस में 6. ओवरऑल आई एम हैविंग k माइनस 6 k माइनस 1. ठीक है. रियल एंड इक्वल रूट्स की अगर बात की जाए, सो रियल एंड इक्वल बोथ अगर मैं लिए जाएं और एक जगह इमेजिनरी लिए जाएं. पहले रियल एंड इक्वल मतलब d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो 4 k माइनस 6 k माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इस केस में व्हेन यू ड्रॉ दिस यू विल हैव प्लस माइनस प्लस. आप सबको अगर ये आता हो तो. सो फाइनली k लेस देन इक्वल टू 1 यूनियन k ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के कंडीशन में रियल एंड इक्वल होंगे. एंड कॉम्प्लेक्स कब होंगे? कॉम्प्लेक्स मीन्स व्हेन d इज नेगेटिव आ रहा है 1 to 6 के बीच में. ठीक है. सो ऑप्शंस पे चलते हैं एक एक करके. कॉम्प्लेक्स वाला एक ही ऑप्शन है, पहले उसे देख लें. कह रहा है 2 से 4 के बीच में रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे. क्या 1 to 6 के बीच में 2 से 4 आता है ना, तो इसका मतलब है बी ऑप्शन तो करेक्ट है. बी इज करेक्ट. नाउ ए कह रहा है के जब 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा तो रूट्स रियल होंगे. बिल्कुल ठीक है, रियल होंगे. बट क्या पॉजिटिव होंगे? लेट्स चेक. देखो ठीक है, देखिएगा सारे. सो हम बात करते हैं के लेस देन इक्वल टू 1 के केस में हम चेक कर रहे हैं. पहले अगर मैं x की वैल्यू लिखूं तो क्या होगी? माइनस ट्वाइस k प्लस 1 प्लस माइनस k माइनस 1 इंटू k माइनस 6 अपॉन में 2. ठीक है. आई थिंक d में शायद 4 भी आया था. मैं 4 भी आ रहा था. तो ओवरऑल अगर मैं हटाऊं 2 हटा दूं तो माइनस ऑफ k प्लस 1 प्लस माइनस k माइनस 1 इंटू k माइनस 6. ठीक है. ये k लेस देन इक्वल टू 1 की बात कर रहा है. अगर मैं k 1 भी लेके चलूं, k को 1 लूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और k को 1 लूंगा तो ये नेगेटिव रूट्स आएंगे. इसने क्या बोले? रूट्स हमेशा पॉजिटिव आएंगे. पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है. तो पहला ऑप्शन तो कट्टा मार गया. ठीक है. सी पे आते हैं. 4 से 6 के बीच रूट्स रियल आएंगे. ठीक है. और ऑपोजिट इन साइन आएंगे. 4 से 6 के बीच, 4 से 6 के बीच में ये नंबर भी आ जाएगा, मतलब कुछ नंबर 5 भी आ जाएगा. उसमें तो इमेजिनरी रूट्स भी होते हैं. तो ये भाई साहब भी गलत कह रहे हैं. ठीक है. उसके बाद k 6 से बड़ा हो तो रूट्स रियल आएंगे, नेगेटिव आएंगे. k 6 होगा k तो ये 0, 6 डालेंगे नेगेटिव आएगा. अच्छा 6 से बड़ा अगर होगा, लेट अस सपोज अगर तुम 7 भी डालते हो, तो एक एग्जांपल 7 का लेके चलते हैं. 7 डालेंगे तो 7 प्लस 1 8 प्लस माइनस 7 में से 1 गए 6 और ये आ गया. सो माइनस 8 प्लस रूट 6 और माइनस 8 माइनस रूट 6. ये तो नेगेटिव है. रूट 6 की वैल्यू 8 से छोटी होती है तो ये भी नेगेटिव ही आएगा. तो इसका मतलब है चौथा ऑप्शन भी ठीक है. सो बी और डी कैन बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. मैं चेक कर लूं, मैंने एक जगह ऑप्शन लिखे थे इसके बी और डी. ठीक है, फाइन. ओके, आगे बढ़ते हैं इसके बाद. ओके दोस्तों, 44 नंबर क्वेश्चन देखिए सारे ध्यान से. नॉर्मल इंटीग्रेशन है. वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन 0 से 9 x माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1. खुद ट्राई कर लो तो बेटर रहेगा. 44 इंटीग्रेशन 0 से 9 x माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस dx. ठीक है. लेट कर लो x को t स्क्वायर देन 2x dx dt. आसान सवाल है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ. लिमिट चेंज होगी. x को 9 डालोगे t 3 आएगा, 0 आएगा. x को t स्क्वायर डालोगे, स्क्वायर रूट ऑफ x को t डालोगे, dx की वैल्यू, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ज़्यादा जल्दबाजी हो गई. क्या कहते हो?
है ना, तुम लोग मत करना। dx इज इक्वल टू 2t dt, 2t dt guys, the numerator part you can write t minus 1 t plus 1, okay, this is 2t dt, cancel out, 2 integration of t square minus t, 2 integration of t square minus t dt, लिमिट 0 से 3, 2 t स्क्वायर का t क्यूब बाई 3, इसका t स्क्वायर बाई 2, 0 से 3, 27 बाई 3 माइनस 9 बाई 2, 9 minus 9 by 2 is nothing but 9 by 2. Answer is 9. Let me check. I have written the answer somewhere. Nine is the somewhere 9 ही होगा, 9 is the correct answer. ठीक है guys, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 45। इट्स नॉट डिफिकल्ट। हमें x02 दे रखा है, xn एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है, ये n123 है, x100 माइनस x50 निकालना है। सो यू कैन गेट अ गेस फॉर सॉल्विंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। देखिए जरा सारे बच्चे ध्यान से, xn है, कौन सा नंबर है, 45। xn इज इक्वल टू n plus 1 upon n and xn minus n is 1 2 3 and so on। निकालना क्या है, x02 है, if x02 then x100 minus x50। ठीक है, सुनिए जरा ध्यान से सारे के सारे बच्चे। सबसे पहले x0 है तो एक काम करते हैं, पहले x1 निकालते हैं। क्या आएगा, 1 plus 1 डिवाइड बाय 1 इंटू x0। x0 की वैल्यू 2 है, ये आ गया 4। x2 निकालते हैं, मतलब एक आइडिया, एक यू विल कैन गेट अ गेस दैट व्हाट आर द वैल्यूज। 2 plus 1 डिवाइड बाय 2 इंटू x1, 3 by 2 into x1 is 4, 6, x3 और निकाल लो, 3 plus 1 डिवाइड बाय 3 x2, 4 by 3 into 6, 8। तो बेसिकली 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, इस तरीके से आ गया। एक तरीके से अगर बात बोलो, x0, x1, x2, x3, 2, 4, 6, 8, तो 2, 4 से x3 मतलब 4 टर्म ऑफ AP बन रही है ना ये, तो x100 मतलब बेसिकली 3 मतलब 4 टर्म है, तो x100 मतलब 101 101th टर्म ऑफ AP। सो 2 plus 101 माइनस में 1 इंटू में d इज 2, क्लियरली 2 plus 200, 202 आ गया x100। सिमिलरली x50 मतलब 51th टर्म, 50 दूनी 100, 102, 202 में से 102 माइनस करोगे, 100 इज द आंसर। ठीक है, लेट मी चेक। सही है, ठीक है, नॉट बैड। ठीक है, ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास 46 हमारा जोन नहीं है, 47 हमारा जोन है। x1 फॉलो नॉर्मल, x2 फॉलो नॉर्मल, दोनों नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। μ1 μ2 दोनों के दे रखे हैं, दोनों के σ1 स्क्वायर σ2 स्क्वायर दे रखे हैं। कोरिलेशन बिटवीन देम इज 0.5, वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल ऑफ x1 प्लस x2, OMG। देखते हैं। सो क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि कोरिलेशन है तो डेफिनेटली दे आर डिपेंडेंट। तो 47 x1 follows normal, μ1 और σ1 स्क्वायर, x2 follow normal,
mu2 sigma 2 square and mu1 equal to mu2, mu1 2 है, mu2 3 है और सिग्मा 1 स्क्वायर 4 और 9 है, सिग्मा 1 स्क्वायर 4 है, सिग्मा 2 स्क्वायर 9 है एंड कोरिलेशन बिटवीन देम इज 0.5. ठीक है, वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस के लिए वी नीड कोवेरिएंस. सो कोरिलेशन का एक फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. सो r इज 0.5, कोवेरिएंस वी डोंट नो. अच्छा x1 x2 लिख लो, बेटर है ना. एंड सिग्मा 1 इज 3, एक 2 है एक 3 है. ठीक है, सो कोवेरिएंस कितना आ गया, एक 2 है 3, 6 और 3 आ गया, 6 का 50% 3. नाउ दे आर आस्किंग फॉर वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 which is nothing but variance of x1 plus variance of x2 plus 2 covariance of x1 x2. So variance of x1 clearly we have 4, this is 9 and this is 2 into 3 6. So 9 और 6 15 और 4 19 is the answer. That's all. Not difficult as such guys. ठीक है, बिल्कुल भी difficult नहीं है. ठीक है, 47. ठीक है, इकोनॉमिक्स चलो 54 करते हैं इसके बाद. ठीक है, ज्यादा सवाल नहीं रहेगा. लेट y x greater than 0 be a solution of the differential equation dy by dx plus y equal to y square. If y ln 2 is 1 by 3 where ln denotes the natural logarithm, then y ln 3 equal to तुम्हें फाइंड आउट करना. ठीक है, ध्यान से देखिएगा एवरीवन. सो अगर हम बात करें, क्वेश्चन है हमारे पास 54, dy by dx प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू y बेटा और y ln 3 इज इक्वल टू y ln 2 इज इक्वल टू 1 by 3 है और y ln 3 फाइंड आउट करना है. ठीक है, क्वेश्चन मार्क. आराम से देखेंगे इसको. थोड़ा सा dy by dx को पहले हम लिख सकते हैं, मतलब y ln मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x. ये x है और ये y की वैल्यू 1 by 3. तो y आई थिंक उल्टा लिखा है थोड़ा सा, ये y है ये y स्क्वायर है. सो y स्क्वायर माइनस y. नॉर्मल बच्चों वेरिएबल से वेरिएबल से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी. इंटीग्रेशन 1 अपॉन y स्क्वायर माइनस y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. ठीक है, इसके बाद बेटा 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/4 कर लो, हाफ का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस dy और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c. ठीक है, सो नाउ दिस वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y माइनस हाफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/2 का स्क्वायर dy. If some students want, he or she can do this question using the partial fraction also. I don't have any problem. You will get the same answer. Now, formula 1 upon x square minus a square का integration 1 upon 2a log a minus x upon a plus x. ऐसा फॉर्मूला होता था x plus c. मॉड पे लिखते थे, ये कट जाएगा. Finally, log y minus 1 by y is equal to x plus c और y minus 1 by y को e की पावर x plus c कर लो. ठीक है, चाहो तो इसे e की पावर x इंटू e की पावर c कर लो और e की पावर c को कोई w मान के कर लो. ठीक है, नाउ आपको गिवन है y ln 2 इज इक्वल टू 1/3. बेटा इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू ln 2 पे y की वैल्यू 1/3 आ रही है. सो जब मैं y को 1/3 डालूंगा, ठीक है, और x को log 2 डालूंगा, x को log 2 डालो, w लेके चल लो, ये आ जाएगा -2/3 और नीचे 1/3. ठीक है, सो फाइनली क्या बचेगा,
देखना बच्चों, -2/3 1/3, ये 2 बच जाएगा log 2, w की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। सो फाइनली y - 1/y इज इक्वल टू -e की पावर x, है ना, w को -1 डाल देंगे तो ये बच जाएगा। अब मुझे फाइनली क्या निकालना है, मुझे निकालना है y ऑफ ln3, मतलब मुझे x की जगह ln3 डालना है, एंड देन आई नीड टू फाइंड आउट y। सो गाइस ln3 की वैल्यू हो जाएगी 3, एंड दिस इज y - 1 इज इक्वल टू -3y, 4y इज इक्वल टू 1, y आ गया 1/4 यानी 0.25 इज द आंसर। दैट्स इट, ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया अच्छे से। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, मिनिमाइज 2x प्लस, वैल्यू निकालनी है, मतलब कहां पे मिनिमम होगा, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिस 9x² + 4y² लेस देन 36। आई राइट द क्वेश्चन, मैं थोड़ा डिटेल में कराऊंगा तुम लोगों को ताकि तुम्हारे पुराने फंडे हिलेंगे अच्छे से, ठीक है। 55 में मिनिमाइज करना है 2x + y एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट है 9x² + 4y² लेस देन इक्वल टू 36। ये है गाइस, दिस इज द डोमेन एंड इन दिस डोमेन यू कैन सी x² by 4 + y² by 9 लेस देन इक्वल टू 1। दिस इज प्योरली इलिप्स, ठीक है, कुछ इस तरीके का एलिप्स, ठीक है, एंड दिस इज द डोमेन वी हैव। ठीक है, थोड़ा सा मेरा उल्टा सीधा बना बट आप सुंदर सा बना लेना, ठीक है। वैसे तो मैं ये वाली फिगर लेके बना दूं तो अच्छा भी लगेगा, थोड़ा सर्कल कोशिश करूं, ठीक है, बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिलहाल अभी रैंडम बना दें, ठीक है गाइज। सॉरी, दीज आर दी पॉइंट, ठीक है। अब मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज मतलब सबसे छोटी वैल्यू, तो सबसे छोटी वैल्यू ना इस एरिया में आएगी और ना इस एरिया में आएगी, नहीं इधर आ सकती है ना, इस एरिया बेसिकली जहां पर एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होंगे वहां नहीं आ सकती, और जहां दोनों नेगेटिव होंगे वहां भी नहीं आ सकती, क्योंकि एक्स वाई दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव लिए जाएंगे तो जेड पॉजिटिव हो जाएगा। बट यू कैन सी एक्स और वाई ऑपोजिट इन साइन हो तो जेड और नेगेटिव को जा सकता है, ठीक है। तो एक तो इंटीरियर पॉइंट हो गए, कॉर्नर पॉइंट हो गए, तो पहले इंटीरियर पॉइंट पे देखते हैं मैक्सिमम कहां कर सकते हैं। तो इंटीरियर पॉइंट के लिए डेरिवेटिव कर लो, जैसे कि सॉरी 36 था, जैसे कि अगर इसे तुम fxy मानते हो तो f'(x) 2y और f'(y) 2x 0 डालोगे तो इंटीरियर पॉइंट ये आ रहे हैं 0,0। एक तो ये कंसिडरेशन में रखना है। इंटीरियर पॉइंट मतलब बेसिकली ये यहां पे पॉसिबिलिटी हो सकती है मिनिमा की। अब आते हैं बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट मतलब वो एक्स वाई जो इसमें डाले जाएं वो इसको होल्ड करना जरूरी है, मतलब उन एक्स वाई पे 9x² + 4y² की वैल्यू 36 होना जरूरी है। तो मतलब बाउंड लेस देन इक्वल टू, मतलब इसके बीच में तो ठीक है लेस देन में, बट इक्वल टू में क्या होगा, मतलब व्हाट हैपन मिनिमाइज z with 2xy when subject to constraint is 9x² + 4y² बराबर 36। वैसे तो xy की वैल्यू निकाल के ऊपर पुट की जा सकती है, बट स्क्वायर रूट में आ जाएगा, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बच जाएगी, तो क्यों ना इसको लाग्रेंज से कर लिया जाए। लेट लैम्डा बी दी लाग्रेंज मल्टीप्लायर। सो कैपिटल XY लैम्डा कितना बचेगा, 2xy माइनस लैम्डा गाइस 9x² + 4y² माइनस में 36, ठीक है। आई होप सबको याद हो अच्छे से ये टर्म, ठीक है। सो फाइन f'(x) कितना आएगा, 2y माइनस में 18 लैम्डा x, f'(y) 2x माइनस 8 लैम्डा y और f' लैम्डा माइनस 9x² + 4y² माइनस 36, ठीक है। ओके
नेक्स्ट स्टेप में 0 रखें। एफ डैश एक्स को 0 रखने का मतलब है 2y इज इक्वल टू 18 लैम्डा एक्स, और जहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2 9 y बाई 9x, ये आएगी। हाँ, और एफ डैश वाई को 0 रखने का मतलब है 2x इज इक्वल टू 8 लैम्डा y, 4 लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन में 4y। दोनों लैम्डा को इक्वेट रख लो, y अपॉन में 9x, x अपॉन में 4y, दैट इंडिकेट्स 9x स्क्वायर इज इक्वल टू में 4y स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके। सो नाउ अब बात करते हैं एफ डैश लैम्डा को 0 रखने की। सो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 36। एक काम करो, 9x स्क्वायर की जगह 4y स्क्वायर डाल दो, 4y स्क्वायर की जगह 9x स्क्वायर डाल दो, थोड़ी कैलकुलेशन आसान लगेगी। सो x स्क्वायर 18x स्क्वायर 36, x स्क्वायर आ गया 2, x आ गया प्लस माइनस √2, और x के प्लस माइनस √2 पे y की वैल्यू क्या निकल कर आ सकती है ये भी देख लेते हैं। 18 दूनी 36 ना। सो √2 का स्क्वायर इक्वल टू 4y स्क्वायर प्लस माइनस √2 का स्क्वायर 2 ही आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, 4y और 4y 8y स्क्वायर इक्वल टू 30। हाँ ठीक है, सो y आ गया, y स्क्वायर आ गया 18/4, 2 नी 18, 2 दूनी 4, और y आ गया प्लस माइनस 3/√2। So what are the possible values? See, for the minima, what all the point we should consider? See, first is 0 0, then interior point, then x √2 comma 9/√2 minus √2 comma 3/√2, और √2 comma minus 3/√2, और माइनस √2 कॉमा माइनस 3/√2। अब z वैल्यू निकालो तो 0 0 पे 0, √2 और 3/√2 पे तो पॉजिटिव ही आएगी, माइनस √2 और z क्या है, क्या 2xy, माइनस √2 और 3/√2 पे -6 आएगी, √2 और माइनस 3/√2 पे भी √2 कटेगा, -6 आएगी, और इस पे भी पॉजिटिव आएगी। सो मिनिमम आ रहा है -1 पे, सॉरी -6 वैल्यू, -6 is the minimum value at these 2 points. That is all. थोड़ा टाइम लगा बच्चों, कुछ लगेगा पेपर में इतना टाइम होगा क्या मैं इतना जल्दी कर पाऊंगा? फास्ट भागना पड़ेगा आपको, फास्ट। ठीक है, लिख लो। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं 56 पे। कह रहा है फॉर सम बीटा ग्रेटर देन 0, for some beta greater than 0, let the variable x1 and x3 be the optimal feasible solution and maximize, इसको करना है, these are subject to constraint, optimal value 7 है तो बीटा निकालना है। ध्यान से देखो सारे के सारे, इतना डिफिकल्ट नहीं है, सब लोग समझ पाओगे, ठीक है, और आसान सवाल है सीरियसली। 56 मैक्सिमम 1 2 3, मैक्सिमम z है x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3, ठीक है। सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट है 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 9, देन x1 प्लस 2x2 माइनस बीटा x3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। सही लिखा है ना एक बार, 2x1 माइनस x2 प्लस x3 9, देखिए x1 x2 ऑप्टिमल वैल्यू 7 है और ऑप्टिमल वैल्यू आ रही है x1 और x3 से, ठीक है। मतलब मैक्सिमम z वैल्यू 7 एट x1 एंड x3, दैट मीन्स x2 शुड बी 0, ठीक है। तो अगर आप x1 मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो x1 प्लस 3x3 इज इक्वल टू
कितनी है? 7 है ना, 7। ठीक है बच्चों, मतलब x1 x3 की किसी वैल्यू और x2 को 0 लेके ये निकल रहा है, तो जो x1 x2 x3 तुम लोगे वो इन दोनों इक्वेशन को भी होल्ड करना चाहिए। ये मेरी कंस्टेंट है, जिन x1 x2 x3 को लेके मेरा z मैक्सिमाइज हो रहा है वो x1 x2 x3 इसको होल्ड करने चाहिए। तो x1 और x3 तो मुझे पता नहीं है, x2 0 है, तो x2 0 डालूंगा तो कांस्टेंट क्या आएगी? ठीक है, सो मतलब बेसिकली एक इक्वेशन ये है, मतलब इन तीनों में जो x1 x2 x3 रहेंगे वो एक जैसे होने चाहिए, कॉमन। ठीक है, जिससे ये 7 निकल के है। सो आप इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन देते हो, इसको सेकंड देते हो और इसको थर्ड देते हो, आप सॉल्व कर लो फर्स्ट एंड सेकंड। x1 प्लस 3x3 इक्वल टू में 7, 2x1 प्लस x3 इज इक्वल टू में 9। ठीक है, ओके ओके। इसको अगर सॉल्व किया जाए, सो ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, नीचे वाली को एज इट इज रहने दो। 5x3, एक सेकेंड, ऊपर वाली 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 6, 2 7 14, 5 x3 is 1 guys, एंड x3 को 1 यहां डालोगे, x1 is 4, and you need to find out the value of beta. So you have x1 and x3, put it here, x1 is 4 minus beta x3 is 1, so beta की वैल्यू आ गई 1 minus 4 3। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप क्लियर हो आप लोगों को। आगे बढ़े। ओके बच्चों, सो अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा बेसिकली। उसके बाद आप लोग अपने घर, मैं अपने घर, पढ़ाई करोगे आप लोग, और अगर आपको आगे मास्टर्स के लिए कुछ क्वेरी है, हमारे से पढ़ना है, तो हमें कांटेक्ट करोगे। ठीक है, 57, let x1 x2 x3 x4 be the independent random variable following the standard normal distribution. Let y be defined as y is equal to this, then variance of y is equal to what? भाई गाइस बहुत अच्छा सवाल है, मैं थोड़ा सा लंबा लेकर गया हूं इसको, बट कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जरा ध्यान, समझ में बहुत कुछ आएगा आपको। x1 x2 x3 be the independent random variable following the standard normal distribution। ठीक है जी, मैं ऐसे लिख लेता हूं, xi follows standard normal 0, 1, I 1 2 3 4 है, ठीक है, एंड xi IIDs भी हो गए, इंडिपेंडेंट भी दे रखे। सो इंडिपेंडेंट में व्हाट ऑल आर द कंडीशंस? लेट मी राइट द कंडीशन। एक्सपेक्टेशन ऑफ xi xj is equal to expectation of xi into expectation of xj। ठीक है, for i not equal to j। उसके अलावा सेम कंडीशन है स्क्वायर में भी होल्ड करती है, भूलना मत। ठीक है, उसके बाद वेरिएंस ऑफ xi अगर मैं बोलूं तो क्या लिख सकता हूं? एक्सपेक्टेशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ xi का होल स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ xi 1 है, एक्सपेक्टेशन ऑफ xi स्क्वायर पता नहीं है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ xi 0 है, दैट इंडिकेट एक्सपेक्टेशन ऑफ xi स्क्वायर इज आल्सो 1। उसके अलावा एक छोटी सी प्रॉपर्टी आई वुड लाइक टू डिस्कस, आई होप काफी बच्चों को शायद ये ना पता हो, कि अगर मेरे पास x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर डॉट 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 xn स्क्वायर है और ऑल xi नॉर्मल फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल 0, 1, देन इनके स्क्वायर का समीशन, इनके स्क्वायर का समीशन हमेशा काई स्क्वायर फॉलो करता है विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n। भूलना मत, मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के समीशन का स्क्वायर, अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उनके समीशन का स्क्वायर हमेशा काई स्क्वायर फॉलो करता है। प्लीज डू नॉट फॉरगेट। ठीक है, ओके। सो अब सवाल पे आते हैं।
हमें y दे रखा है x1 प्लस x2 का स्क्वायर, x3 प्लस x4 का स्क्वायर, हमें वेरिएंस निकालना है y का। प्लीज ध्यान से देखिए, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, x3 प्लस x4 का होल स्क्वायर, ये वेरिएंस निकालना। आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग इट। x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, x4 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ x1 x2 और x3 x4, यू आर लेफ्ट विद दिस। समझ गए सारे? ठीक है, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के स्क्वायर का टोटल हो रहा है, तो ये काई स्क्वायर के इक्वल होगा विद 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ओके। नाउ अब आती है बारी वेरिएंस की। एज वी नो इंडिपेंडेंट है तो देयर इज नो टर्म्स ऑफ कोवेरिएंस। काई स्क्वायर ऑफ 4 प्लस 4 वेरिएंस ऑफ x1 x2 वेरिएंस ऑफ x3 x4। ठीक है, सो मैं वेरिएंस ऑफ x1 x2 निकाल रहा हूं अलग से, जरा देखिएगा थोड़ा इधर। Variance of x1 x2 is nothing but expectation of x1 x2 का whole square minus expectation of x1 x2 पे whole square। ये हो जाएगा expectation of x1 square dot x2 square and अभी पढ़ा expectation of xi xj क्या है, अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो, ये 1 है। हाँ, expectation of x1 एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 होल स्क्वायर। गाइज एज यू कैन सी, इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 स्क्वायर, और ये दोनों जीरो हैं। एज यू कैन सी एक्सपेक्टेशन ऑफ xi आर जीरो और एक्सपेक्टेशन ऑफ xi स्क्वायर कितना है, 1 है, तो ये 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो, काई स्क्वायर का वेरिएंस जो होता है ट्वाइस इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये 1 आया तो अगला भी 1 ही आएगा, सेम ही है सब कुछ आईडीज। 4 और 1 और 1 2, 4 दूनी 8, 8 प्लस 8 16 इज द आंसर। आया मजा, बहुत मजा। ठीक है बच्चों, सो आई थिंक फ्रॉम माई साइड मैं ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म करा चुका हूं तुम लोगों को, बाकी इकोनॉमिक्स है। ठीक है, फ्रॉम माई साइड एंड ऑफ द पेपर फॉर माई पेपर स्पेशली मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, आई होप आप सबको मजा आया हो। अगर आप लोगों को ज्वाइन करनी है मास्टर्स इकोनॉमिक क्लासेस, आपके पास जो भी नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आप कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं और ट्रायल क्लासेस दे सकते हैं। बाकी गाइस पूरे इंडिया में हम लोग जब मास्टर्स पढ़ाते हैं तो एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। जीरो मतलब हमें लगता है आपको कुछ याद नहीं है, तो हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे आपको। हम ये नहीं सोचेंगे आपको सब कुछ आता है, लेट स्टार्ट समथिंग एल्स। ठीक है, ये तो आपको आता है, चलो और ऊपर बढ़ते हैं। मैं मुझे लगेगा तुम्हें कुछ नहीं आता, मैं तो जीरो से पढ़ाऊंगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं आपको कुछ नीचा दिखाना चाह रहा हूँ या आपको कुछ गलत कह रहा हूँ, नॉट लाइक दैट। बट ऑब्वियसली इतना पढ़ने के बाद कभी कभार जब ग्रेजुएशन के बाद एकदम से मास्टर की क्लासेस पे आते हैं ना, तो भूल जाते हैं चीज़ें। हर कोई भूल जाता है, मैं भी भूल जाता हूँ, इंसान है, भूल तो हम जा सकते हैं। इसलिए हम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, मटेरियल देंगे सारा आपको, क्लासेस देंगे सारी की सारी, टेस्ट सीरीज होंगे, लाइव क्लासेस होंगी, बहुत कुछ होगा गाइस, डाउट सेशन होंगे, बहुत कुछ होगा। बहुत कुछ मीन बहुत कुछ। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये वाला क्लास अच्छे से समझ में आया हो। आप प्लीज जितने लोगों तक ये शेयर कर सकते हैं अगली क्लास प्लीज कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, नमस्ते, बाय बाय।